बड़ी है भी खेती का संकट है भारत में। सरकार की पॉलिसी तो कॉरपोरेट की है, 10-15% ही इकट्ठे हो गए तो कोई दुनिया की ताकत हमारी मांगे पूरी होने से रोक नहीं सकती। तभी किसान को सभी फसल का दाम निश्चित हो और वो C250 के अनुसार हो। अगर हमारी देश की नई सत्ता बनानी है तो ये भी कॉरपोरेट ही तय करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द वायर पे और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत ही कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया किसान आंदोलन के बारे में आरएसएस के कुछ लोगों द्वारा। तो हमने कहा कि चलिए किसानों से खुद ही जाके बात कर लें कि क्या सच में वो हिंसक हैं, क्या सच में वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम जाके पहुंचे शंभू बॉर्डर पे, जहां हमें मिले स्वर्ण सिंह पंधेर जी। सबसे पहला सवाल, ये जो मोर्चा यहाँ आपने लगा रखा है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जो हमने 13 फरवरी से मोर्चा लगा रखा था उसका उद्देश्य तो ये था कि जो पिछले आंदोलन में बहुत सी मांगे रह गई थी, जिसके ऊपर मोदी सरकार ने चिट्ठी लिखकर हमारे साथ कमिटमेंट की थी, जिनमें से एमएसपी, लीगल गारंटी कानून की बात थी, सभी देश भर से किसानों के ऊपर से केस वापस लेने की बात थी, इसके साथ लखीमपुर खीरी का इंसाफ की बात थी। तो उन्होंने कहा था जो बिजली बिल अभी बना रखा है इन्होंने 2023-24 कि हम देश के खपतकार के पूछ के बाद में लेकर आएंगे। तो पूछा तो नहीं देश को, तो लेकर अभी आ गए। पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर करने की बात भी थी और जितने भी शहीद हुए थे उनका मुआवजा, और उसके साथ जो दिल्ली में एक हमें शहीद स्थल के लिए जगह चाहिए थी। तो ये मांगे तो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम करेंगे। तो कुछ मांगे हमने उसमें और नई शामिल की, वो भी इनकी कमिटमेंट्स थी। C250 वाली भी इनकी अपने चोन मैनिफेस्टो में ये माने थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी जब 14 में आ रहे तो बोला था हमने जो संकल्प पत्र जारी किया, सबसे पहला काम हम आते ये करेंगे कि किसान का कर्ज मुक्त करेंगे। तो वो मांग भी इनकी मानी हुई है। तो कुछ बातें तो नहीं हो सकती हैं। तो ये उद्देश्य था कि आज तक पिछले 70 सालों में किसान और खेत मजदूर की मांगे नहीं मानेगी, उसको कैसे मनवाएं। इस बार हमने मांगों का घेरा और बड़ा किया, मजदूर की बात की, 200 दिन नरेगा को लेकर आए, रोजगार का सवाल था, 700 रुपया दिहाड़ी थी। तो आदिवासियों की मांग जो वो अकेले लड़ रहे थे, तो हमने सबको मिलाया। संविधान की 5वीं सूची जो जल जंगल जमीन जो उनका अधिकार क्षेत्र है उन्हें मिलना चाहिए। तो ये बातें, तो सबसे बड़ी बात थी WTO से, जो WTO की पॉलिसीज है वो भारत की खेती सेक्टर को कारपोरेट के हवाले करने वाली, तो उससे भारत को बाहर आना चाहिए। तो ये WTO की बात अकेली किसान मजदूर की नहीं थी, ये छोटे लघु उद्योग की, व्यापारियों की, सबकी बात थी। तो ये उद्देश्य से हम ये मोर्चा लगाए इस बार। जी, अब देखिए, एक बड़ा जो विवाद आ रहा है और सरकार भी इस बात पे कह रही है कि शायद से 2 गुट बन चुके हैं इस समय एसकेएम के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? क्या सच में 2 गुट बने हैं या कुछ आपसी रंजिश है या कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, सरकार अपनी तौर से आंदोलन को नुकसान करने के लिए तरह तरह की बातें तो करती है। हमारे यहाँ कोई भी ग्रुपबाजी नहीं है। ये 2 बड़े फोरम है, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल, किसान मजदूर मोर्चा, और दोनों में लगभग 200 से अधिक यूनियंस काम कर रही हैं। 2 बड़े फोरम है। और अगर पंजाब में कहें तो हमारे साथ 11-12 यूनियंस हैं। डल्लेवाल साहब के साथ जो उनका ग्रुप है 19, तो लगभग 30-31 यूनियन पंजाब की है हमारे साथ। तो सभी यूनाइटेड होके जो आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ तक बात है एसकेएम की, तो वहाँ असेसमेंट का डिफरेंट है, कोई गुट भी नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। आंदोलन से पहले हमने सबसे बात की थी, उनका ये ओपिनियन था कि शायद आंदोलन इस बार इतना बड़ा ना बने, या उनमें से कुछ का ये आंदोलन था कि ये आंदोलन 50 साल 30 साल से पहले इतना बड़ा आंदोलन कभी बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो बातों करके वो हमारे साथ में नहीं आए। लड़ना वो भी चाहते हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, संघर्ष हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनका अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है।
पहले तो था जब सबसे बात हुई उनको लगा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है आप आंदोलन आप करना चाहते कर लीजिए। अब एक बात तो साफ हो गई, आज जो कहते थे भी आंदोलन बन नहीं सकता, अब तो आंदोलन बन गया। वो असेसमेंट तो चलो खत्म हो गई। और इसके बाद अब अगली बात है भी संघर्ष तो वो भी कर रहे हैं। उनको लगता है भी एक दिन दिल्ली जाएं वापस आ जाएं, 3 दिन किसी स्टेट की राजधानी घेरें वापस आ जाएं, कोई डीसी के एक दिन कार्यक्रम कर दें या कोई रेल का एक आध दिन कार्यक्रम कर दें। उनको लगता है ये तो ये जो आंदोलन की ये फॉर्म होती है, ये तरीकेकार होता है, ये ऐसा होता है ये तरीकेकार, फिर इससे आप मांगों का प्रचार प्रोपोगंडा करते हैं, अपनी बात को उठाते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं। उनका ये तरीका भी इस ढंग से चला जाए। हमारा उससे अलग तरीका है कि अब तो मांगों के ऊपर अब तो बहुत प्रचार प्रोपोगंडा तो हो गया, आंदोलन तो बन गया। तो इस तरह का आंदोलन किया जाए कि सरकार को प्रेशर डालकर, हम प्रेशर ग्रुप हैं, अपनी मांगों को मनवाया जाए, ना कि मांगों के बारे में प्रचार प्रोपोगंडा किया जाए। 1 दिन 2 दिन 10 दिन लंबा आंदोलन लड़ा जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि हमारे आंदोलन की मांगे मान ली जाए। एक तो ये फर्क है दोनों के बीच, ये फर्क हो सकता है, लेकिन 2 ग्रुप हैं, ऐसे है वैसे है, वो बात नहीं है। तीसरी बात, वो उनमें से कुछ अधिक का ये भी मानना है कि अभी देश भर के, उनका कहना है वो सचो न, कि अधिकतर लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि एमएसपी क्या होती है। हमारा ऐसा तो मानना नहीं है, चलो कुछ फर्क होगा। अगर उनको लगता है, जैसे सरकार स्टेट बोलता है, हमें सरकार बोलती भी आंदोलन पंजाब का, यही बात अगर हमारे भाई बोल रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। स्टेट की बात तो नहीं कहनी चाहिए उनको। हम कहते कोई एसकेएम के बास में कोई पलायन है, कि वो कब तक यूपी को खड़ा कर लेंगे, कब तक बिहार को खड़ा कर लेंगे, कब तक बिहार को या देश भर को कब तक खड़ा कर लेंगे आंदोलन के लिए, तो तब तो उसकी वेट भी की जा सकती है। अगर पंजाब में बैठे हुए हो और ये आशा करो भी जब सब देश खड़ा होकर संघर्ष करेगा तब करेंगे, ये तो कभी भी होने वाला नहीं है। तो ये दोनों बातों का डिफरेंस है और कोई नहीं। और तीसरी बात, ठीक है, उनको लगता है भी मांगे बहुत बड़ी हैं, ये सच्चाई है, और ये मांगे WTO से टकराती हैं, तो इतनी आसानी से माने जाने वाली नहीं है, ये भी सच है। तो भाई किसी को लग सकता है इसके लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए, बड़ा और लंबा, किसी को लगता है भी ये करना चाहिए। अगर बड़ी मांगों के लिए जो लंबा आंदोलन करके पूरी हो सके, कोई भी 2 फोरम लोगों को इकट्ठा करके दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो ये कौन सा अपराध है? यह अपराध की श्रेणी में तो नहीं आता। कोशिश करना सबका हक है। अब समय बताएगा सरकार कामयाब होती है या किसान मजदूर कामयाब होता है। तो हमें लग रहा है कि जो किसानों का परिवार है वो बहुत बड़ा, 80 करोड़ लोग हैं हमारे देश भर में, इनको इकट्ठा करने की जरूरत है, इनमें एक आशा जगाने की जरूरत है। तो जब इनको आशा नजर आएगी, जब इनको लगेगा कि ये मांगे सरकार से मनवाई जा सकती है, अगर ये उनमें से 10-15% ही इकट्ठे हो गए, तो कोई दुनिया की ताकत हमारी मांगे पूरी होने से रोक नहीं सकते। ये असेसमेंटों का अलग अलग फर्क है। जी, मैं अब थोड़ा सा बात कृषि की ओर ले जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या मुख्य कृषि समस्याएं हैं जो आपके लोगों को या आपके गांव में या आपके क्षेत्रों में आप महसूस कर रहे हैं? कि क्या वो मिट्टी का खराब होना, इनकम का गिरना, क्या वो मुख्य कृषक से जुड़ी हुई समस्याएं हैं आपके इलाकों में? 2 बातें इसमें, और मजदूरों की भी साथ में आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। 2 बातें इसमें। एक तो है कि पॉलिसी क्या है। जी, अब देखिए, सरकार की पॉलिसी तो कॉर्पोरेट की है। थोड़ा सा विस्तार करेंगे आप इसके बारे में? जब आप कहते हैं कॉर्पोरेट की है तो इसका क्या मतलब है आपका? जो मैं बताता हूँ। देखिए, ये मॉडल पहले अमेरिका में, यूरोप में वो इस्तेमाल कर चुके हैं। एक स्टडी बोलती है भी 1970 में यूरोप की जितनी आबादी थी उनमें से 15% किसान थे, आज वो 1.25% रह गए। तो उनकी पॉलिसी ने अपना किसान खुद ही बाहर निकाल दिया। फिर भी वहां पर बड़े फॉर्म हैं, 400 एकड़ का होगा, 500 का होगा, 300 का होगा।
और उसके बाद वहाँ एग्रो इंडस्ट्री भी है, जो यहाँ बात हो रही है एग्रो इंडस्ट्री बनाइए, तो उनका बड़े फॉर्मों वाला पॉलिसी भी फेल हो गई। उनकी एग्रो इंडस्ट्री को कि यूरोप आंदोलन कर रहा, तो वो साफ साफ बोल रहे हैं कि आप बाहर से जो फूड और वेजिटेबल मंगा रहे हैं या डीजल से सब्सिडी निकाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए, और जो वातावरण को ध्यान में रख के उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, ये मुद्दे यूरोप में आ गए, तो उसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। यही मॉडल कारपोरेट भारत में ला रहा। इनका इकोनॉमिक्स ऑफ डिजाइन जो है वो ये है कि भारत के गांव से ये मानते हैं कि अगर खेती के ऊपर ज्यादा बोझ है, भार है, तो किसान को खेती से बाहर निकालो, तो वो कहाँ जाएगा? शहर में जाएगा। तो ये कारपोरेट के लिए सस्ती लेबर साबित हो जाएगा। तो ये हो रहा देश भर में, किसान खेती से बाहर जा रहे हैं। और जो WTO की पॉलिसी है वो कहती है आप फसलों के दाम तय नहीं कर सकते। अमेरिका तो ये साफ बोलता है कि आप MSP तय क्यों करते हैं, तो उनकी पॉलिसी कहते हैं भी सरकारी मंडी तो खत्म होनी चाहिए। तो बड़ी बात तो पॉलिसी की है। अब ठीक है, भारत सरकार ने हमारे साथ मीटिंग में कहा कि हम तो 13% इस बार अनाज को प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो हमने बोला कि 87% तो इसका मतलब हो ही नहीं रहा, तो किसान कहाँ जाएंगे? ये दूसरा सवाल ये खड़ा हो गया, ये सरकार के पास है। तो हम तो कहते हैं सभी किसान को सभी फसल का दाम निश्चित हो और वो C250 के अनुसार हो, तो उसकी खरीद की गारंटी होनी चाहिए। ये जो सवाल आज हम उठा रहे हैं। अब दूसरी बात, समस्याएं क्या है नजदीक जो जड़ पर है जी, बड़ी है भी खेती का संकट है भारत में। खेती का संकट इसलिए है भी कारपोरेट की पॉलिसी खेती सेक्टर को प्रभावित कर रही है, तो उसलिए खेती का संकट है। 1970 से अगर हम 70 रुपए से गेहूं का रेट उठाएं और आज तक देखें तो 29-30% बढ़ा आज के डेट में। एक टोटल रेट तो इतने ही बन रहे हैं। अगर एक फौजी की तनख्वाह भी आप 30 गुना बढ़ा दीजिए, मतलब 150 मान लीजिए 1970 में, 150 को 30 से गुना कर दिए, 4,500 में कोई भी फौजी बॉर्डर पे काम नहीं करेगा। ठीक है ना? अगर हम अपने इनपुट्स की देखें तो सरकार स्वयं बोलती है अभी 150 से अधिक आपके इनपुट्स के रेट बढ़े हैं। तो ये समस्या है सबसे बड़ी। फिर जो हमारे लागत खर्चे बहुत ज्यादा है, जो हमें फसल का दाम है वो हमारे लागत खर्चे के अनुसार भी नहीं दिया जाता। और दुख की बात है ये भी कि हम नहीं बोलते, डॉक्टर SS स्वामीनाथन कमीशन तो सरकार का योग था, वो बोल के गया है। जो उन्होंने रिपोर्ट पार्लियामेंट में फाइन की, उन्होंने जो उस समय झगड़ा था, अभी विदर्भा में उस समय खुदकुशी बहुत हुई या उड़ीसा में खुदकुशी बहुत हुई, सरकार का ये कहना था कि किसान फालतू खर्च करता है, उनका आरोप था। हमारा था भी आपकी पॉलिसी में गड़बड़ है। तो जब उन्होंने रिपोर्ट फाइल नहीं की तो उन्होंने ये बातें नहीं लिखी। उन्होंने एक बात स्पष्ट की भी जिन जगहों से किसानों ने कर्ज लिया, जिन संस्थाओं से, तो उन्होंने कहा भी कर्ज में ब्याज बहुत लाया, ब्लाइंड इंटरेस्ट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो हमने देखा ये तो बात, तो एक तो बात उन्होंने स्पष्ट की भी जिन जगह से काम चलाने के लिए किसान कर्ज लेता है उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा भी आप फसल का दाम नहीं दे रहे। तीसरा जो मैंने बातें करी भी इनके उर्वरक डीजल वगैरह बहुत महंगे। तो मेन रिपोर्ट में ये बातें थी। यही संकट है देश की किसानी का, खेती का, जो आज भी जूझ रहे हैं। तो जहां जहां भी ये एक जो बीज सिस्टम इन्होंने लाया, इन्होंने नई खेती के नाम पर, आधुनिक खेती के नाम पर, अगर पंजाब का मालवा देख लें, जब ये बीटी ये कॉटन लेके आए तो ये सबसे ज्यादा मालवे में खुदकुशी हुई उसकी वजह से। यही फार्मूला महाराष्ट्र में भी हुआ और जगह जहां कॉटन बेल्ट है। तो ये जो नई तकनीक बोल कर लाए, उन्होंने जो हमारे परंपरागत बीज थे उनको भी खत्म किया। हर बार हाइब्रिड लो, हर बार बाजार से बीज खरीदो, तो खेती के ऊपर जो लागत खर्चा था बढ़ा है। तो अब खेती इस तरह का सबसे, जो मुझे लगता है खेती सबसे मुनाफे वाली चीज है। देखिए इसकी एग्जाम्पल भी है। अब हम पंजाब में देखते, पंजाब में हम अगर 1 किलो बीज डालेंगे तो ये 40 से 60 किलो निकल जाता है। तो खेती से तो पैदा तो बहुत हो रहा है, पैदावार की तो कोई कमी नहीं, भी पैदा नहीं हो रहा। अब दुख की बात है उस पैदा जो हम चीज पैदा करते उनका उचित मूल्य हमें दिया नहीं जाता। देखिए, अब शंभू बॉर्डर में आप लोगों को महीने भर से ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे 2 पहलू हैं जो आगे बढ़ के आते हैं कि एक, यहाँ पे आपके कैंपों में एक आदमी शहीद हुए हैं
और साथ साथ कई सारे हमने आंसू गैस के बम भी देखे गिरते हुए। आप लोगों के ऊपर कई सारी मुसीबतें आई, समस्याएं आई, उसके बाद भी आप लोग जुटे हुए हैं यहाँ पे। तो आगे का जो लड़ाई होगी वो किस प्रकार से लड़ी जाएगी? क्या आप लोग कब तक यहाँ पे रहने के लिए तैयार हैं? दो बातें हैं। एक तो भी हम निर्णय करें तो लीडरशिप का निर्णय होता है, वो हम आपको बता देंगे, आसान सा है, वो कोई बड़ी बात नहीं। एक है लोग क्या सोचते हैं। देखिए, जो अभी पार्लियामेंट में आंकड़े आए हैं वो कहते हैं भी हर दिन किसान और खेत मजदूर 118 खुदकुशी कर रहे कर्ज के कारण। मौत के मुंह में तो हम वैसे भी जा ही रहे हैं। और भारत में लाखों किसान खेती छोड़ रहे हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। एक तो ये भी है। तो हमारी परिस्थिति जो है गांव में, खेत खलिहानों में बहुत बहुत ज्यादा खराब है। तो हमारा किसान मजदूर चाहता है कि जो परिस्थितियां इस आंदोलन में हैं, उनको इतनी बुरी नहीं लग रही। ये जो अभी जो आपने बताई, ये परिस्थितियां इनको इतनी बुरी नहीं लगती। वो कहते हैं हम इन परिस्थितियों से निकल के आ रहे। आंदोलन भी तब चलते हैं कि जब आपकी परिस्थिति उससे खराब हो, अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए लड़ रहे हो, तो आपको वर्तमान परिस्थिति भी अच्छी लगती है कि कुछ पाने की आशा तो है। तो वो आशा हमारे नाम पर खड़ी हुई है 2 फॉर्मों के। और हम कहते भाई तब तक यहां बैठेंगे, कोई इस तरह का हमारा अब कार्यक्रम नहीं है भी हम नाका तोड़ के आगे जाएंगे। जब सरकार ये रास्ता खुला देगी तब अपनी देश की राजधानी में जाके आंदोलन करेंगे। ये हमारा ऐलान हो चुका। तो लोग करना चाहते हैं, लोग लंबा लड़ना चाहते हैं। किसानों से हमने ये बातचीत की तो वो उनका स्वभाव जिस तरह का, लीडरशिप बिल अलग सोचती है कि आंदोलन शायद सभी मांगे एक ही बार ना मानी जाए। किसान का ये स्वभाव है कि जितना लंबा लड़ाना एक बार लड़ा लो, बार बार अच्छा नहीं है। अब जितना लड़ना एक बार बैठ के बैठे रहते हैं। तो इसका मतलब लोगों की पोजीशन ये है भी वो लंबा लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, जब तक सरकार मांगों का कुछ सही और न्यायपूर्ण हल नहीं निकालती तब तक बैठ के भाई संघर्ष करेंगे। जी, इसी के साथ मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। जी देखिए, किसानी की समस्या और मोदी सरकार जो है, कोई नई चीज़ नहीं है मोदी सरकार के लिए किसानी की समस्याएं। लेकिन फिर भी मोदी सरकार किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही? मोदी सरकार ने पहले ही बता चुका है कि उन पर विश्वास शायद से नहीं किया जा सकता है। तो आगे जिस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल ये है, जब उसने कई बार आपको धोखा दिया, कई बार आपके लोगों को शहीद किया, गोलियों से मारा, एक ऐसे इंसान के साथ आप कैसे बात कर सकते हैं जो आपकी जान लेना चाहता है? देखिए, मुझे लगता हम मोदी सरकार को अकेला टारगेट करेंगे तो शायद नतीजा सही ना। जो ग्लोबलाइजेशन की नीतियां हैं, जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है, मुद्रा कोष फंड की पॉलिसी है, विश्व व्यापार संस्था की पॉलिसी, तो समझौता हो रखा है। तो मुझे लगता है जो कारपोरेट का एजेंडा, वो तो अगर हमारी देश की नई सत्ता बनानी है तो ये भी कारपोरेट ही तय करेगा। जो उनके पक्ष में निर्णय लेगा वो उसको अगला प्रधानमंत्री लेकर आएंगे, ये साफ सी बात है। तो हमें मोदी सरकार से तो आशा नहीं है। हमें जो हमारा परिवार है, 80 करोड़ है देश के किसान, वो बेशक भाजपा में क्यों ना हो, हमें उससे बुरा भी कुछ नहीं लगता। बेशक आरएसएस में कोई क्यों ना हो, हम उससे बुरा, वो हमारी मांग से सहमत हैं। मांग तो किसान अच्छी कर रहे हैं। तो ये आशा है कि वो परिवार इकट्ठा हमने करना है। अगर वो परिवार इकट्ठा हो गया तो दुनिया की कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो हमारी मांगे ना माने। तो हम इस उम्मीद से कि हमारी परिवार की ये 75 सालों से मांगे आज की नहीं है, किसी सरकार में इस रूप से हमारी मांगे पूरी नहीं की। अकेले मोदी जी की बात नहीं करेंगे, कोई भी आया देश में, जिसकी सत्ता भी आई, किसानों की मूलभूत समस्याओं का असल ढंग से निर्णय किसी ने भी नहीं किया। वादा तो किया हो, सबने वादे किए हैं किसान के साथ, खेत मजदूर के साथ, वादों की वफा नहीं की। तो हम अपने परिवार से उम्मीद रखे बैठे हुए कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है और हम अपने परिवार को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जी, इसी के साथ एक और बस मैं संदेश मांगूंगा आपसे, अगर जो किसान आपकी बात आज सुन रहे हैं या जो दर्शक आपकी बात सुन रहे हैं, अगर उन तक आप कोई शंभू बॉर्डर का संदेश देना चाहते हैं या शंभू बॉर्डर की कोई अपील देना चाहते हैं तो क्या होगी वो? हाँ, देखिए, सरकार की अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आरएसएस का बयान भी आज श्री दत्तात्रेय जी का आया, उनको ऊपर ध्यान मत दीजिए।
ये आंदोलन देश का आंदोलन है। ये आंदोलन लोगों में सद्भावना पैदा करने वाला है। यहाँ सभी का स्वागत है। यहाँ लोग धर्म से ऊपर उठ कर आ रहे हैं, जात पात से ऊपर उठ के आ रहे हैं। हमारा मिनिमम एजेंडा है कि हम देश के किसान मजदूर हैं और अपनी खेती को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब पूरे देश को एमएसपी लीगल गारंटी कानून चाहिए। तो पूरे देश के किसान का फर्ज है कि जिस ढंग से भी वो हमारी सपोर्ट करना चाहता है, यहाँ आना चाहता, अपने प्रदेश में सपोर्ट करना चाहता है, तो आप भले वोटर भाजपा के हों, आरएसएस के हों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसान हैं, खेत मजदूर हैं, तो हमारे साथ मिलिए और हम देश के किसान मजदूर की अच्छा जीवन आगे खेती में गुजरे, हमारी खेती लाहेमंद हो जाए, हमारी खेती प्रॉफिटेबल हो जाए, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और सारे देश से सहयोग मांग रहे हैं। अब किस तरह से देश के किसान मजदूर ने सहयोग देना, ये उनके निर्णय, उनके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।